अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कोई कंफर्म कर दे मेरी आवाज आ रही है सबको, ताकि हम अपना सेशन स्टार्ट करें। ऑल राइट, जैसा कि आप सबको पता है, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज हैसअप, वैसअप एंड टेसअप। सो टुडे वी विल डिस्कस इन डिटेल कि ये जो टर्म्स हैं ये क्या हैं, और इनकी जो डिस्क्रिप्शन भी पढ़ेंगे। उसके बाद हम इनके जो स्टेप्स हैं इम्प्लीमेंटेशन के, वी विल डिस्कस इन डिटेल एवरीथिंग। सो बिफोर वी परस्यू फर्दर, लेट मी शेयर वन थिंग विद यू। जस्ट इमेजिन कि एक फूड इंडस्ट्री है, वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं जो कोई भी प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, वो वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है। बट उनका जो एक बैच है, वहाँ पे जो फूड प्रोड्यूस हुई है वो कंटेमिनेटेड है, जिसमें हार्मफुल बैक्टीरिया पाए गए हैं या कुछ भी, दैट इज कंटेमिनेटेड विद एनीथिंग। और जिसकी वजह से मैसिव रिकॉल करना पड़ा है, उनको रिकॉल करना पड़ा है, मार्केट से प्रोडक्ट उठानी पड़ी है, फूड पॉइजनिंग के केसेस हुए हैं उससे। तो व्हाट इज इंटरेस्टिंग अबाउट दिस, कि वो जो कंपनी है उसका जो हैसअप प्लान था वो इन प्लेस था। उनका जो हैसअप प्लान था वो फुली डिवेल्प था। उन्होंने ट्रेसेबिलिटी के थ्रू चेक भी कर लिया सब कुछ कि अच्छा, आवर हैसअप प्लान इज इन प्लेस, देयर इज नो इशू विद आवर हैसअप प्लान। Then they considered the risk of intentional contamination और just food fraud, कि उसमें हैसअप प्लान जो है वो तो इन प्लेस है, बट उसमें और कौन सा इशू हो सकता है कि अगर हैसअप प्लान है, फूड सेफ्टी का अगर हैजर्ड का इशू हो सकता है, तो जब हैसअप प्लान ईच एंड एवरीथिंग इज गुड, तो कहाँ पे कंटेमिनेशन का मसला हो सकता है। देन दे केम टू नो, ओके, देयर आर टू टर्म्स जो तब इंट्रोड्यूस हुई कि अच्छा हैसअप, वैसअप एंड टेसअप भी एग्जिस्ट करते हैं। तो है सब में हम डिस्कस करते हैं कि एक चीज जो है वो कंटेमिनेट हो रही है, फूड प्रोडक्ट कंटेमिनेट हो रही है, वो इन अनइंटेंशनल कंटेमिनेशन है। अब वहां पे इंटेंशनल कंटेमिनेशन भी तो हो सकती है ना। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने दो टर्म्स इंट्रोड्यूस करवाई। वो है, एक तो है हैसअप वैसअप, और दूसरा है टेसअप। So today we will discuss what is HACCP, what is TACCP and VACCP। आप में से 95 लोग, जो 95% यहाँ पे जो ऑडियंस है, उनको पता होगा कि बेसिकली जो HACCP है वो क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। बट मे बी दे डोंट नो TACCP एंड VACCP। सो अब हम आज इसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि उसको हम जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं, उसको जो मैनेज करने का प्रोसेस है वो हम कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। But before that, let me share some food incidents with you. Like 1993 में जैक इन द बॉक्स कंपनी थी, वहां पे इकोलाई आउटब्रेक उनको फेस करना पड़ा। उनकी प्रिवेंटिव मेजर्स भी इन प्लेस थी, बट दैट वाज बेसिकली ड्यू टू लैक ऑफ हैसअप इम्प्लीमेंटेशन। उनका जो हैसअप इम्प्लीमेंटेशन का प्रॉपर प्रोसीजर था, दे डिडंट नो अबाउट हैसअप। उनकी प्रिवेंटिव मेजर्स तो थी, बट दे डिडंट हैव एनी आइडिया अबाउट हैसअप। So that's why they had to face that outbreak, E. coli outbreak. एंड एक और जो है वो केस स्टडी है 2014 में, वहां पे भी फूड पॉइजनिंग का एक इंसिडेंट था। देयर वाज एन इंसिडेंट ऑफ फूड पॉइजनिंग, जिसमें जो प्रोडक्ट थी वो डिलिबरेटली कंटेमिनेटेड थी। जो एक हार्मफुल सब्सटेंस उसमें पाया गया था, और वो किसी बाद में उन्होंने जब रिसर्च की पता चला कि वो किसी एम्प्लॉय का काम था वहां पे। The employee there was basically product was deliberately contaminated with a harmful substance by an employee within the company with having malicious intent, with bad intention. So this incident shows that कि हमें टेसअप को आइडेंटिफाई, टेसअप को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है, कि अगर कहीं कोई थ्रेट है
उसको अगर कोई एम्प्लॉय है या कोई भी है जो थ्रेट के जहाँ पे रिसोर्सेज हो सकते हैं, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे थ्रेट के जो हैं चांसेस हैं, हम श्योर दैट के जो रिस्क हैं वो उसको प्रोएक्टिवली हम मैनेज कर लें, बाद में कोई इशू ना हो। तब ये टेसअप का जो कंसेप्ट है वो इंट्रोड्यूस हुआ। एंड देन आई एम गोइंग टू शेयर अनदर थर्ड केस विद यू, केस स्टडी। कि 2008 में चाइनीज मिल्क स्कैंडल हुआ, जिसमें मेलामाइन वाज इंटेंशनली एडेड टू मिल्क, basically because when we are doing the adulteration of milk with water, वो just water की adulteration, water से adulteration नहीं हो रही होती obviously। when we are adding water in something, for example milk, तो उसका जो solid total solid content है वो कम हो जाता है। और उसको obviously जब हम उसका टेस्ट करेंगे, when we are going to conduct any adulteration test, तो केमिकल उसकी कंपोजिशन का कोई टेस्ट अगर हम करेंगे तो हमें फौरन पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें कंटेमिनेशन हुई है, बिकॉज उसका जो सॉलिड कंटेंट है वो तो काफी कम हो जाएगा ना। जब इसमें नॉर्मली मिल्क में 87% तकरीबन वाटर होता है जनरली, तो अब अगर हम उसमें और वाटर डाल देंगे तो उसका जो सॉलिड कंटेंट है वो ऑलरेडी जो कम है वो रिड्यूस हो जाएगा। 13% उसमें सॉलिड कंटेंट होता है, तो जब वाटर की अमाउंट ज्यादा होगी तो वो उसको मैनेज करने के लिए कि अच्छा इसका जो सॉलिड कंटेंट है वो कम ना हो, दे इंट्रोड्यूस्ड मेलामाइन इन दैट प्रोडक्ट। तो इससे हमें पता चलता है कि फूड प्रोडक्ट्स में अडल्ट्रेशन भी हो सकती है, दैट इज इंटेंशनल कंटेमिनेशन ऑफ द फूड प्रोडक्ट। और ये जो अडल्ट्रेशन है ये फूड पॉइजनिंग के केसेस इससे हो सकते हैं। इट्स नॉट जस्ट कि आप किसी को जो कंज्यूमर है उनको धोखा दे रहे हो कि अच्छा हम इसमें जिस प्रोडक्ट में अडल्ट्रेशन की है तो हम उसको धोखा दे रहे हैं, उसका उसकी हेल्थ पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। जब वो उसकी अडल्ट्रेशन करेंगे, अब जैसे उन्होंने मेलामाइन ऐड कर दिया है उसके स्टडी में, तो उसके हेल्थ के जो उसके हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा वो भी फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। उसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा क्रोनिक केसेस हो सकते हैं। तो उसको भी हैंडल करने के लिए उन्होंने वैक्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया बेसिकली। So these three case studies are telling us, they are illustrating that it's important to have comprehensive food safety strategy. So we will not just study Haccp, but we will also study Taccp and Vaccp. We will anticipate potential threats and we will continuously improve our food safety practices, right? So next slide, please. Now we will start our session today from our first slide, that is food safety. I just provided the details of the case studies ताकि हमारे पास एक बेस आ जाए, we have the base to start with, ताकि आपके पास बैकग्राउंड आ जाए कि हैसब वैसब और टेसब क्यों जरूरी है। अगर अब फूड सेफ्टी की बात करें कि फूड सेफ्टी जो है वो बेसिकली जो सप्लाई चेन में डिफरेंट स्टेप्स हैं वहां पे हमें ये हैजर्ड हम फेस कर सकते हैं। लाइक फूड सेफ डिफरेंट स्टेप्स हैं कि जिसमें हम प्रेपरेशन ले लें, प्रोडक्शन ले लें, देन प्रेपरेशन, हैंडलिंग ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ द फूड, these are different steps in the supply chain. So we can face hazard at different steps, if we face any type of hazard in the product, in the supply chain, then that will automatically lead to unsafe food. एंड लेट मी टेल यू कि जो अनसेफ फूड है वो होती क्या है। एनी फूड, जो हम कोई भी फूड है जो हम ले रहे हैं खा रहे हैं और विद इट्स इंटेंडेड यूज तो वो हमें हार्म करे, वो अनसेफ फूड होती है। जो फूड हम ले रहे हैं विद इट्स इंटेंडेड यूज, अकॉर्डिंग टू इट्स इंटेंडेड यूज, और वो हमें कोई भी फूड पॉइजनिंग ना हो, कोई हमें इशू ना हो, हेल्थ इशू ना हो, दैट इज अ सेफ फूड। टेकिंग ए प्रोडक्ट, फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग the example of bread. We just buy bread and consume it as such with just minimal after doing just minimal processing. This is the intended use of that specific product. I mean, we are not just further processing it. But if we take example of meat, when we buy meat and we take that product to home, then we process that product,
And after processing, we do make sure that there is no contamination, there is no bacterial growth, and we cook that product, we cook meat to the desired temperature, to the temperature that उसमें कोई और contamination ना रहे. For example, if you are just making patties or any product with meat, it is the requirement that we reach the internal temperature to 76, 75, 4 degree centigrade. So this is basically the requirement. जब हम ये टेम्परेचर अचीव कर लेते हैं, देन वी मेक श्योर दैट इट इज बेसिकली 100, we are 100% sure about that there will be no contamination of the bacteria, because 74 पे जाके most of the bacteria जो मीट में होते हैं वो किल हो जाते हैं. So basically that was the intended use of the meat. हम मीट को लेके आए, बट उसको वो दैट वाज रॉ, दैट वाज नॉट आवर इंटेंडेड यूज ऑफ द प्रोडक्ट. हमने फर्दर प्रोसेसिंग की, उसके बाद हमने उसकी जो माइक्रोब्स में थे, अगर कोई कंटेमिनेशन थी भी तो वो किल की प्रोसेसिंग के थ्रू, हीटिंग के थ्रू. तो जब हम प्रोडक्ट उसके इंटेंडेड यूज के अकॉर्डिंग कोई भी प्रोडक्ट हम कंज्यूम करते हैं, तो उसमें कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होनी चाहिए, और उसमें देयर शुडंट बी any chance of contamination, any chance of food poisoning basically. तब हम कहते हैं कि that product is safe to consume, right? So अब farm to fork, अब next point, जैसे यहाँ पे स्लाइड में आप देख रहे हैं डिस्कस हुआ है कि हम जो फार्म टू फोक डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं जिसमें डिफरेंट हैजर्ड्स हम सप्लाई चेन में फेस कर सकते हैं. लाइक जब उसकी प्रोडक्शन होती है फार्म पे, जब उसको उसकी प्रोसेसिंग होती है इंडस्ट्री में, उसके बाद उसकी स्टोरेज के भी प्रोटोकॉल्स होते हैं, फिर वो प्रोडक्ट कंज्यूमर तक आती है. तो इसमें बहुत सारे हैजर्ड्स हैं, लाइक बैक्टीरिया हैं, केमिकल्स हैं, बहुत से फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो उस प्रोडक्ट को अनसेफ कर सकते हैं. अब अगर हम फार्म की बात करें, एग्रीकल्चर, जब प्रोडक्ट एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हम उनकी बात कर लें, जब हम प्रोडक्शन की बात करते हैं, हार्वेस्टिंग की बात करते हैं, उससे पहले जब हम एक प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो ग्रो कर रहे होते हैं, वहां पे डिफरेंट पेस्टिसाइड्स के, इंसेक्टिसाइड्स जो हैं, वहां पे डिफरेंट केमिकल्स की कंटेमिनेशन हो सकती है. अब वही प्रोडक्ट जो है वो अब हम हार्वेस्टिंग के बाद इंडस्ट्री में ले आए, इंडस्ट्री में भी डिफरेंट कंटेमिनेशन के चांसेस हो सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन हो रही होती है, अगर हम कुकिंग टेम्परेचर उसका जो नहीं करते, तो अगर तो वो पेरिशेबल प्रोडक्ट है जिस तरह मीट है, मिल्क है, तो उसमें माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं. एलर्जन के डिफरेंट चांसेस होते हैं ग्रो करने के. अगर हम सप्लायर से प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो अगर हम सप्लायर को वेरीफाई ही नहीं कर रहे, तो देयर आर चांसेस कि उसमें जो एलर्जन की कंटेमिनेशन हो सकती है. जो हम फूड को एंड पे पैक कर रहे होते हैं, ड्यूरिंग पैकेजिंग भी बहुत से चांसेस होते हैं कि उसमें एलर्जन कंटेमिनेशन ना हो, कोई और कंटेमिनेशन ना हो, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो, उसमें मेटल्स वगैरह ना हो, कोई मेटल फ्रेगमेंट ना हो, अगर तो उसमें प्रोसेसिंग में ग्लास इन्वॉल्व है, पैकेजिंग में, तो ग्लास के पीस ना हो उसमें. वी मेक श्योर कि उसमें किसी तरह की भी कंटेमिनेशन ना हो, किसी तरह का भी हैजर्ड ना हो. अब जब वो कंज्यूमर लेवल तक आ जाती है, हम अपने घर में ले आते हैं, वी जस्ट बाय दैट प्रोडक्ट, टेक दैट प्रोडक्ट टू होम. और अब घर में भी उसके बहुत से चांसेस हो सकते हैं. अब हम मिल्क को ले आए हैं, लूज मिल्क है फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें अगर हम उसको प्रॉपर रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर पे नहीं रखेंगे, उसको उसकी प्रॉपर पास्चराइजेशन नहीं करेंगे, तो उसमें बैक्टीरिया अगर हुए भी, कंटेमिनेशन हुई भी, अगर तो हीटिंग कर देंगे वो किल हो जाएंगे, अगर नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली वो बैक्टीरिया फर्दर ग्रो कर जाएंगे. तो ये फूड सेफ्टी इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन फ्रॉम फार्म टू फोक. अब हम बार बार हैजर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो हैजर्ड्स होते क्या हैं? बेसिकली हैजर्ड जो है वो कोई भी एजेंट हो सकता है जो आपकी प्रोडक्ट को अनसेफ कर सकता है. अब बेसिकली इनको जो हम कैटेगराइज करते हैं वो 3 कैटेगरीज इनकी होती हैं, जिसमें बायोलॉजिकल हैजर्ड्स भी होते हैं, फिजिकल हैजर्ड्स भी होते हैं, केमिकल हैजर्ड्स भी होते हैं. बट विद दैट एलर्जेंस जो होते हैं उनको भी हम हैजर्ड्स की लिस्ट में डालते हैं. अब फिजिकल हैजर्ड्स में जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिए कि उसमें अगर तो ग्लास के जो पीसीज हैं, फ्रेगमेंट्स हैं, मेटल फ्रेगमेंट्स हैं, तो अगर तो वो प्रोडक्ट में आ गए, या कोई बाल है, हेयर है एम्प्लॉय का, वो ड्यूरिंग हैंड प्रोडक्ट हैंडलिंग वो उसमें चला गया, नेल्स चले गए हैं, कोई भी प्रोडक्ट उसमें चला गया है फ्रेगमेंट, तो वो फिजिकल कंटेमिनेशन है.
अब जो केमिकल कंटेमिनेशन है उसमें डिफरेंट इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, डिफरेंट एंटीबायोटिक्स हैं। अगर फॉर एग्जांपल मिल्क है तो इसमें एंटीबायोटिक के चांसेस होते हैं, तो वो केमिकल कंटेमिनेशन में आता है। अब आपको पता होगा कि माइक्रोबियल कंटेमिनेशन में अगर माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, वायरसेस है, अगर वो वहां पे उनकी ग्रोथ हो रही है तो वो हम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। अब जो एलर्जेंस हैं वो भी है, ऑब्वियसली दे आर आल्सो हैजर्ड्स, और वो इससे भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। जो लोग एलर्जन सेंसिटिव होते हैं उनके लिए वो प्रॉब्लमेटिक है, अगर हम उसकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर रहे, एलर्जन आ जाता है प्रोडक्ट में। पीछे बहुत से केसेस हैं जिसमें डेथ हुई है जस्ट ड्यू टू presence of allergens in the product. I don't know exactly the date, but काफी साल पहले एक इसका हुआ था केस कि वो देयर वाज अ चाइल्ड, तो उसने कुकीज खा ली थी, उसमें कंटेमिनेशन थी एलर्जेंस की, तो वो एलर्जन सेंसिटिव था, उसकी डेथ हो गई वहां पे। अब बिफोर वी परस्यू फर्दर, आई जस्ट वांट टू शेयर वन थिंग विद यू कि मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट कंफ्यूज्ड कि जो डेड इंसेक्ट हैं वो बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन में आते हैं, फिजिकल कंटेमिनेशन में आते हैं, हैजर्ड्स में आते हैं, या केमिकल हैजर्ड में आते हैं। कोई बताना चाहेगा यहाँ चैट बॉक्स में? बेसिकली जो, अगर कोई इंसेक्ट आ गया है, इफ देयर इज अ चांस ऑफ कंटेमिनेशन ऑफ इंसेक्ट, डेड इंसेक्ट, देन इट्स द एग्जांपल ऑफ फिजिकल हैजर्ड। आप कंफ्यूज होंगे इसमें कि अच्छा इंसेक्ट्स आ रहे हैं तो ऑब्वियसली दे आर बायोलॉजिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल बोथ, दे आर बेसिकली फिजिकल हैजर्ड। बिकॉज जब हम बात करते हैं इंसेक्ट की, वो ऑब्वियसली उसमें आ रहे हैं जो हमारा इंसेक्ट, डेड इंसेक्ट्स उसमें आ रहे हैं, तो हम कंसिडर कर लेंगे अच्छा ये बायोलॉजिकल थिंग है, लाइव ऑर्गेनिज्म है, जैसे हम माइक्रोब्स की बात कर रहे हैं तो ये बायोलॉजिकल होगा। बट इट्स नॉट बायोलॉजिकल, इट्स अ फिजिकल हैजर्ड। जब वो डेड इंसेक्ट्स आ रहे हैं, उसमें उसके फ्रेगमेंट्स आ रहे हैं, तो वो फिजिकल हैजर्ड की एग्जाम्पल है, राइट। अब इसमें मेंशन्ड है कि जो फूड हम सर्व करते हैं या बेचते हैं कस्टमर्स को, उसको दैट नीड्स टू बी सेफ टू ईट। So whether food is sold in a store or it is being in a restaurant, so it must be safe for people to eat. It is a very obvious thing. You must know about that. That it is the requirement that all the product that we are consuming, or it's being sold at the retail point, it must be safe for people to eat. So everyone that is involved in the food process, they can be farmers, they can be chefs, so they must make sure that the food is safe to eat, right? So it's not just a legal obligation, but it's also a moral obligation that we need to make sure that the food is that is being produced must be safe to eat. So just imagine that you are at a restaurant and you expect the salad that you ordered, and you are expecting that it should be free from microbial bacteria. So if the restaurant doesn't wash the vegetables properly, you could get sick, right? There can be a lot of there can be a sort of contamination if you're not washing the vegetables properly. Next slide, please. Now we have discussed a lot about food safety. Now we will discuss about Haccp, Vaccp, and Taccp. What they stand for. So Haccp is basically hazard analysis critical control point. Taccp is basically threat assessment critical control point, and Vaccp is vulnerability assessment critical control point. So Haccp is a system that identify where things could go wrong in food production, and then we put control to prevent problems. And our main focus is on unintentional contamination. So Haccp focuses on unintentional contamination.
And Taccp focus on identifying and preventing intentional harm to the food supply, like tampering of the product. And Vaccp aims to prevent food fraud. I mean, it's focused on preventing intentional harm, like when we are substituting the ingredients, you can say the adulteration. So again, let me provide the difference between them. Let's just for your ease divide these three terms into two categories. One focus on unintentional contamination, and the other category is for intentional contamination. So we will put Haccp in the second category, that is unintentional contamination. So there can be a lot of chances, you can face a lot different types of hazards. You can face different types of contamination in the food supply chain. So if there is unintentional if there is an unintentional contamination, then we will control it by Haccp. But if we are facing unintentional contamination, then there can be we have two choices to control intentional contamination. That one is Taccp and the other is Vaccp. So now let me provide the difference between Taccp and Vaccp. Taccp is basically threat assessment, like अगर कोई employee है, for example, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, and let's just take an example, 9 to 5 जो टाइमिंग है, बट उस पर बर्डन बहुत ज्यादा है, वहां पे वर्क जो कल्चर है टॉक्सिक है, इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, तो अंडर जस्ट ड्यू टू फ्रस्ट्रेशन और जस्ट टू टेक रिवेंज, वो उसमें कोई भी चीज हार्मफुल सब्सटेंस ऐड कर देता है प्रोडक्ट में, एंड दैट इज टेसअप. वी विल कंट्रोल इट विद टेसअप. बट अगर वो कोई भी वहां पे एम्प्लॉय है, ये खुद कंपनी ही उसमें अडल्ट्रेशन कर रही है या कोई उसमें अडल्ट्रेशन हो रही है, तो उसको कंट्रोल किया जाता है वेसप के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें कोई भी जो चीप क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स हैं वो डाल दिए जा रहे हैं, बेसिकली इकोनॉमिकली मोटिवेटेड जो हमारा इसमें इंटेंट होती है कि हम उससे ज्यादा बेनिफिट ले सकें, तो वो हम वेसप के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So HACCP principles, someone is asking, it's TACCP is food fraud or VACCP is food fraud or food defense. So we will discuss everything in detail in the coming slides. So that's why I'm not explaining everything, because in coming slide में everything is explained in detail. But still, if you guys have any questions, you can ask at the end of the session, right? So be patient. तो जो हैसप प्रिंसिपल्स हैं, दे हैसप प्रिंसिपल जो है, हैसप है जो बेसिकली इसका फोकस एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स पे होता है, जो अनइंटेंशनल कंटेमिनेशन होती है उस पे होता है. वी आर डिस्कसिंग इट अगेन एंड अगेन. और जो टेसप एंड वेसप हैं, ये आइडियाज जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम वही होता है जो हैसप का होता है, बट जो इनका फोकस होता है वो डिफरेंट इश्यूज पे होता है. जो हैसप है वो किसी और चीज को डील कर रहा है, जो टेसप एंड वेसप है वो किसी और चीज को डील कर रहे हैं. अब जो टेसप है वो इंटेंशनल जो थ्रेट्स हैं उनको देख रहा होता है, जो वेसप है वो डिफरेंट वल्नरेबिलिटीज हैं, लाइक फूड फ्रॉड है, वो वेसप उसको देख रहा होता है. वेसप फोकस ऑन फूड फ्रॉड एंड टेसप फोकस ऑन फूड डिफेंस, बायोटेररिज्म केसेस. जो टेसप और वेसप के पीछे जो आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम उसके जो कंट्रोल उसको करने के तरीके हैं वो देखते हैं, उसके वेरिफिकेशन के तरीके होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉपर प्रोसेस होता है. इसी तरह टेसप और वेसप में भी हम करते हैं.
हम उसको जो अब टेसअप है तो थ्रेट असेसमेंट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं थ्रेट के पॉइंट्स कौन से हैं। वैसा भी है तो हम वुलनरेबिलिटी के पॉइंट्स आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ पे चांसेस हैं उसको कंट्रोल करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, बट स्टिल वो डिफरेंट एरियाज को कवर कर रहे होते हैं, उनका जो फोकस होता है वो डिफरेंट होता है। जैसे मैंने पहले बताया है कि जो हैसअप है वो अनइंटेंशनल कंटेमिनेशन को कंट्रोल कर रहा होता है, टेसअप एंड वैसअप जो है वो इंटेंशनल कंटेमिनेशन को डील करते हैं। लेट मी प्रोवाइड यू एन एग्जांपल। For example, you are just going to you are on a journey and you are just traveling in a car. You make sure that that everything is all set, your car is all set, everything that is in place, and you also make sure that you are mentally stable to drive a car. So HACCP is just like checking your car so that you can prevent accidents. And TACCP is like checking for someone who can try to tamper with your car, who can harm your car. And VASAP is checking for parts being used, for damaged parts being low quality parts that are being used in your car, right? So, for example, when you are on your journey and there is issue in your car, and you just call your mechanic, and if the mechanic replaces the parts of your car with the damaged or with low quality parts, then that will be VASAP. So same case is with food. If your food is being adulterated, if your food is being contaminated with the low quality ingredients, so that will be VASAP. But if someone with a bad intention, if someone adds any harmful substance in your product, that will be TACCP. But still in that food product we can face a lot of issues, we can face a lot of contaminants that can be unintentional contaminants. We don't know at which stage we can face that type of hazard, but we make sure that the system is in place, we make sure this with through HACCP. Next slide please. So this was just the basic differences between HACCP, VASAP, and TACCP. Now we will go into detail step by step. First of all, we will discuss about HACCP, then VASAP, and then TACCP. So this slide is again explaining the same thing that we discussed in previous slides, right? Next slide, please. So what is meant by logical and scientific approach to food safety? Basically, HACCP uses a step-by-step method that is based on science to ensure food safety. It's not like that we have just developed steps and we are just following those steps blindly. We didn't do any research. We didn't verify the process, the method that we are using for HACCP implementation. The case is not like that. We just use HACCP and we are just doing step. This is a basically step by step method that is based on science. And then next point is health procedures to prevent outcomes from foodborne illness. So HACCP identifies potential hazards in food production, and we put measures so that we can prevent these types of hazards from causing illness, foodborne poisoning. And next point is it is proactive rather than reactive. Obviously, it is basically attribute of a HACCP that this is not reactive. I mean, its main focus is to prevent problems before they occur. Its not focus is on like dealing with them after they happen. So it is a proactive approach. It prevents problems from happening. And it is a science-based method, like principles, methods that are used in HACCP obviously are scientific based. Proper research is being done there, and they have the evidence, like for example,
Haccp is not just about identifying hazards. We are also controlling those hazards. Then we set critical limits. So when we are setting critical limits, proper research is being conducted. Like if there is a hazard, for example, if there is a sort of contamination of E. coli in the meat product, and uh, critical limit is that we cook that product to 74 degrees centigrade. Its internal temperature should be 74 degrees centigrade. So we cook that product to that temperature for the specific time, like 15 seconds. So they have done proper research. For example, if we are cooking the product to that specific temperature, then this will kill that specific bacteria that may present in the product. Or they can kill the different types of bacteria. They can kill all the microbes that may present in the product if we are cooking the product to the specific temperature. The same cases with milk. Pasteurization temperature is about 72 degrees centigrade for 15 seconds. It's not like they just set the temperature. They just set that temperature, pasteurized the milk, heated the milk, and they are sure, they are very sure about that there will be no contamination. No, they have done proper research. They have studied the history of bacteria. They have studied that what will be the tolerance level of the bacteria that may present in the product, what types of bacteria may present in that product, how we can control, and what will be the critical limits. And after achieving those critical limits, will we be able to control those types of hazards or not? And after that, they also do the verification. They do monitoring, and then they do verification. After that, they also do the documentation. Again, they review the process. They review process. They do internal audits, and after that, they decide. Okay, now if they find that there is need of any change in the process, in processing, so they do the changes. They make changes according to that, according to the review plan, right? And then next is risk based. It means HACCP evaluates risk that may involve in food production, and they address the most critical points where problems can occur. So the points where then there can be the chances of contamination, there can be the chances of risk. For example, if we are producing any product, we are purchasing that product, and there can be the chances of risk. So we need to make sure that we do the proper testing of the raw material. We make sure that we have the approved supplier. And when we have done the proper test on that product, now we will identify where are the risk of contamination while processing of the product inside the industry, right? Again, we have discussed about it that it is a stepwise process. It basically follows series of steps to ensure food safety, and we will discuss in next slides all the steps of the HACCP. So identifies hazard. This is basically the first principle of the seven. Among we have seven principles of the HACCP, and HACCP identification is is the first principle to identify potential hazards in the food production. So principles of HACCP. First of all, we identify hazards. But before that, these are the seven principles. But before that, we have preliminary steps. We have the initial steps. And also before that, we have PRPs. We make sure that our PRPs are properly implemented. There is proper hygiene condition, proper hygiene, and proper training of the employees who are working there. Is they make sure that they are properly trained. They also make sure that there is proper pest control management. They have the pest control program. They have the procedure for the pest control. Then they move towards, they just when they are implementing HACCP, they make the HACCP team. Then they make sure that what is the product description for which we are going to implement HACCP plan. What will be the intended use of that specific product?
Then they make flow diagram, I mean, from initial to the end. They make proper flow diagram, and then they verify that flow diagram of the production of the product that, on the plant, that okay, these are the steps that are being followed for the production of that specific product for which we are going to implement Haccp. Then we shift towards these 7 principles. First principle, obviously, we just identify hazards. We determine what could go wrong in the food production process that can make the products unsafe. So we basically categorize, like we can face biological hazard, we can face chemical hazard, we can face microbial hazard, there can be the chances of allergens. Then we categorize all the points. We basically identify all the points, and we also identify in the whole supply chain what type of hazards we can face. And then we shift towards the next step, that is critical control point. So we identify specific points in the process where control can be applied to prevent or eliminate hazards. So I'm sorry, where we can controls can be applied to prevent hazards. So when we are just at the stage of identifying CCPs, we use decision tree. So with the help of decision tree, we decide that okay, it is CCP or it is OPRP. So most of the people वो confuse हो जाते हैं कि अच्छा this is CCP or it is OPRP. So decision tree की help से हम identify करते हैं कि this is CCP और this is OPRP. उसमें हम different questions पूछते हैं, अच्छा this is the hazard that we can face during the production process. अच्छा इसका नेक्स्ट कंट्रोल है भी या नहीं, कोई कंट्रोल पॉइंट है, हम इसको आगे का फर्दर कंट्रोल कर सकते हैं नहीं कर सकते. अगर तो हमारा क्वेश्चन है नो, we cannot control it further, it means that is not CCP. We need to, एक हैजर्ड आ गया है और हम उसको कंट्रोल ही नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि we need to modify that process. हमें उस प्रोसेस को मॉडिफाई करने की जरूरत है. बट इफ द आंसर इज यस, देयर इज कंट्रोल फर्दर, फिर हम फर्दर क्वेश्चंस पूछते हैं, अच्छा इसका जो सिवियरिटी कितनी है, लाइक्लीहुड के इसके होने के चांसेस कितने हैं, उन सबको हम देखते हुए फिर हम फर्दर उसको डिसाइड करते हैं, अच्छा ये सीसीपी है या फिर ओपी आती है. So now let's suppose we have identified that this is CCP. अच्छा before we pursue further, let me explain with examples. हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा मिल्क है उसमें डिफरेंट लाइक प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क की देख लेते हैं, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क को देख लेते हैं. हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसमें ये हैजर्ड्स आ सकते हैं, अच्छा फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो सकती है. अब हमने सीसीपी को भी देख लिया, अच्छा इसका जो पास्चराइजेशन टेम्परेचर है ना, जो पास्चराइजेशन पॉइंट है वो वहां पे वो एक सीसीपी है. अगर हमने उसको कंट्रोल ना किया तो वहां पे माइक्रोबियल कंटामिनेशन अगर हुई है तो वो माइक्रोब्स फर्दर ग्रो कर जाएंगे. देन नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिटिकल लिमिट. अब हम मैक्सिमम ये मिनिमम लिमिट्स होती हैं जो हमने मीट करनी होती है एट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के, हम मेक श्योर करते हैं कि हैजर्ड को कंट्रोल कर सकें. अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अच्छा वी आर डूइंग द प्रोसेसिंग ऑफ मिल्क, we have identified critical control point, that is pasteurization temperature. Now we will identify, okay, this is the pasteurization temperature, this is a CCP. Now what will be the critical limit so that we can control that specific microbial hazard. तो उसके लिए हमने टेम्परेचर ऑब्वियसली बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि 72 जो है 72 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर फॉर 15 सेकेंड्स, दैट इज आवर क्रिटिकल लिमिट. कुछ भी हो जाए हमें वो टेम्परेचर अटेन करना है, सो दैट इज आवर क्रिटिकल लिमिट. अगर वो क्रिटिकल लिमिट ब्रीच करती है तो उसमें माइक्रोबियल कंटेमिनेशन होगी. तो हमारा जो सीसीपी का जो पर्पस है, क्रिटिकल लिमिट का पर्पस है, हैसप इम्प्लीमेंटेशन का पर्पस है, वो यही है कि हम हैजर्ड्स को कंट्रोल करें, तो वो हम नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए हैजर्ड जो अगर क्रिटिकल लिमिट ब्रीच कर जाती है, हमने उसके भी फर्दर प्रोसेसेस हैं कि अगर ब्रीच कर गई है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है. बट वी डू मेक श्योर कि जो प्रोडक्ट पास्चराइजेशन के बाद आ रही है वो सेफ हो.
अच्छा, वो हम वी मेक श्योर कि हमने वो टेम्परेचर अटेन कर लिया। जस्ट फॉर एग्जांपल, हमने वो 72 डिग्री सेंटीग्रेड अचीव कर लिया। अब हम उसकी फर्दर मॉनिटरिंग करते हैं। हम प्रोसीजर्स डेवलप करते हैं कि अच्छा सीसीपी जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, क्रिटिकल लिमिट्स वो मीट कर रहे हैं या नहीं, कहीं पे ये ब्रीच तो नहीं हो रही। दैट इज बेसिकली मॉनिटरिंग प्रोसीजर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने पहले किया कि अगर वो जो क्रिटिकल लिमिट है, डिजायर्ड टेम्परेचर अचीव नहीं हो रहा, उसका फर्दर प्रोसीजर होता है एक, उसको भी कंट्रोल करने का। अब ये आता है करेक्टिव एक्शन। और अमेजिंग थिंग इज, सरप्राइजिंग थिंग इज कि करेक्टिव एक्शन जस्ट एट दैट टाइम उस हैजर्ड को कंट्रोल नहीं करता। उसको फ्यूचर हम जो हम करेक्टिव एक्शंस हैं ये हम तब अप्लाई करते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट है वो डैमेज हो रही है, कंटेमिनेट हो रही है, तो वो फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। फॉर एग्जाम्पल, वी वर जस्ट डिस्कसिंग द एग्जाम्पल ऑफ मिल्क, पास्चराइजेशन ऑफ मिल्क। हम वो 72 डिग्री मॉनिटरिंग हमने की, अच्छा हमें पता चला कि वो टेम्परेचर जो डिजायर्ड है वो हमें नहीं मीट कर रहा। जो 72 डिग्री हमने अचीव करना था वो हम अचीव नहीं कर पा रहे। तो what will be the corrective action? We will do one thing, that is basically repasteurization. हम उसको रिपास्चराइजेशन कर लेंगे। अगर तो उसमें बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन हो गई है तो ऑब्वियसली वी विल नॉट यूज इट, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज होती है कि हम उसको रिपास्चराइज कर लेते हैं, डिजायर्ड टेम्परेचर हम अटेन कर लेते हैं। और करेक्टिव एक्शन का जो इसका दूसरा सेगमेंट है, हमने जो हैजर्ड आया हमने उसको कंट्रोल कर लिया, हमारी प्रोडक्ट इन कंट्रोल है। बट नेक्स्ट स्टेप है कि हमारा हैजर्ड आ गए, वी विल डू रूट कॉज एनालिसिस। आई डोंट नो कि आप में से यहाँ पे लोग जो हैं उनको कितने लोगों को पता है कि रूट कॉज एनालिसिस भी किसी चीज का नाम है। आई मीन व्हाट इज आरसीए? जिसमें हम जो बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम की जो रूट कॉज होती है उसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम उस रूट कॉज एनालिसिस करेंगे, व्हाट वाज बेसिकली द रीजन बिहाइंड दिस ब्रीच ऑफ क्रिटिकल लिमिट। उसमें हमारा जो टेम्परेचर हम थर्मोमीटर मॉनिटर करने के लिए हमने रखा हुआ था उसमें भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। वो टेम्परेचर सही तरह सेंस नहीं कर पाया, जो उसको मेजर नहीं कर पाया। पास्चराइजर जो हमारा पास्चराइजर है उसमें भी कोई इशू हो सकता है। तो हम डिफरेंट लोगों को इन्वॉल्व करके उस चीज के रूट कॉज तक पहुंचते हैं, ताकि हम उस जो मसले का हल है, जो मसले की वजह है, हम उसको वहीं पे कंट्रोल करें, ताकि फर्दर जो हम बैचेस आएंगे, फर्दर जो प्रोडक्शन होगी उसमें हम सेम इशू को फेस ना कर पाए। दैट इज बेसिकली करेक्टिव एक्शन। फर्दर वी मूव टुवर्ड्स वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसीजर्स। हमने मेक श्योर कर लिया अच्छा से है सब सिस्टम हमारा, जो प्रॉब्लम अगर था भी, अगर नहीं भी था, फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम नहीं था, बट स्टिल हम वेरिफिकेशन करते हैं। और नॉर्मली इट्स बेसिकली वेरिफिकेशन इज डन ऑन द एनुअल बेसिस। एक बार कर लेते हैं, दो बार वेरिफिकेशन कर लेते हैं। बेसिकली जो हमारे पास वो देखते हैं कि अच्छा हमारे पास जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसमें कितनी बार हमारे कितने बैचेस जो हैं वो कंटेमिनेट हुए हैं, प्रोडक्ट्स जो हमारी निकली हैं, विदड्रॉल के कितने केसेस हैं, रिकॉल के कितने केसेस हैं। तो उनको देखते हुए वो वेरीफाई करते हैं कि हमारा जो हैसब का प्लान है वो इम्प्लीमेंट इफेक्टिव है या नहीं है। दे मेक श्योर दैट इट इज इफेक्टिव और नॉट। Then they move towards record keeping, that is this, that is basically documentation. हमने सारे स्टेप्स बेसिकली कर लिए। अब डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस है। डॉक्यूमेंटेशन जरूरी क्यों होती है? हमने डिफरेंट हैजर्ड्स को, जो भी हैजर्ड हमने पीछे जितने भी स्टेप्स पढ़े हैं, हैजर्ड को आइडेंटिफाई किया, कौन कौन से हैजर्ड्स आ सकते थे। हमने उसकी ऑब्वियसली क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स देखे, लिमिट्स सेट की, हमने उसकी मॉनिटरिंग की, उसकी करेक्टिव एक्शंस देखे, उसकी वेरिफिकेशन की। ये सब हमारे पास एक डॉक्यूमेंट में चीजें होती हैं, उसको हम बोलते हैं हैसब प्लान। वो हैसब हमारे पास एक प्लान होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। तो जब भी कोई ऑडिटर आता है, इंटरनल ऑडिट्स होते हैं या कोई एक्सटर्नल थर्ड पार्टी ऑडिटिंग हम करते हैं, इंडस्ट्रीज करवाती हैं, तो उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है कि अच्छा कि ये सिर्फ जस्ट वर्बली तो नहीं बता रहे, हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग वाज इफेक्टिव, हमने ये चीजें भी की हैं, ये चीजें भी हमने इम्प्लीमेंट की हैं, हमारा जो है सब मॉनिटरिंग भी हम करते रहे हैं, वेरिफिकेशन भी करते रहे हैं। बट वर्बली काम नहीं चलेगा।
दे शुड हैव डॉक्यूमेंटेशन, उनके पास प्रॉपर रिकॉर्ड हो, लिस्ट हो उनके पास प्रॉपर कि हमने ये जो प्रोसीजर्स हैं हमने ये की हैं, ये चीजें हमने इम्प्लीमेंट की हैं, राइट? So this was basically the slide on 7 principles of Haccp. Next slide, please. So this is again Vaccp and Taccp. हमने एक चीज तो कंप्लीट कर ली, व्हाट इज Haccp. Now we will shift towards Vaccp and Taccp. So basically again जो डिलिब्रेट, हमने अगेन ये स्लाइड बहुत दफा डिस्कस कर लिया प्रीवियसली कि जो मलिशियस अटैक होता है, डिलिब्रेट कंटेमिनेशन होती है, इंटेंशनल कंटेमिनेशन होती है, ये उसको देख रहे होते हैं। अगर कोई अटैक हो जाता है तो उसको ये कम करते हैं, जो मेक श्योर कि जो जो कस्टमर्स हैं उनको श्योरिटी देते हैं कि जो इनकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, वो रिस्क को मैनेज कर रही है, देर इज नो कंटेमिनेशन, बिकॉज कंज्यूमर ट्रस्ट जो है, कस्टमर ट्रस्ट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स टू बिल्ड दैट. Vaccp and Taccp help the organizations to build that trust. Next slide, please. Okay, now this is threat assessment critical control point. अगेन जो टेस्टअप होता है, जो इंटेंशनल अटैक्स होते हैं फूड सप्लाई में कभी भी कहीं भी, तो ये उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। जो अटैक्स होते हैं जो डैमेज कर सकते हैं हमारी प्रोडक्ट को, तो ये उस चीज को कंट्रोल करते हैं। अगर हम टेस्टअप को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ये कंपनी की ओब्वियसली रेपुटेशन को भी जो बचाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी मैं अब वो नाम नहीं लेना चाह रही, बट प्रीवियसली एटलीस्ट 1 ईयर अगो एक केस आया था इंडस्ट्री में, जो केक्स थे उनमें सुना था कि लिजर्ड निकली है वहां से। तो वो टेस्ट के थ्रू भी हो सकते हैं, आई मीन किसी ने जानबूझ के वो प्रोडक्ट में ऐड कर दी हो। इस तरह के बहुत से केसेस होते हैं कि वो जानबूझ के ऐड कर सकते हैं कंपनी की रेपुटेशन को खराब करने के लिए। तो कंपनी फिर उसको मेक श्योर करने के लिए टेस्टअप को इम्प्लीमेंट करवाती है। टेस्टअप के थ्रू वो मेक श्योर करती है कि कोई इंटेंशनली कंपनी की रेपुटेशन को खराब करने के लिए वो कोई भी चीज ऐड ना कर दे। अब टेस्टअप को यूज करके वो मेक श्योर कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को कि वो सीरियस स्टेप्स ले रहे हैं कि उनकी जो फूड है वो इस तरह के केसेस से भी बच सकती है अगर कोई इंटेंशनली कंटेमिनेट कर रहा है प्रोडक्ट को। So TASP shows कि जो कंपनी है they are taking necessary precautions and they are acting responsibly to just save their product from the contamination. Let's take an example कि एक जूस कंपनी है that just want to identify risk कि उसमें कोई भी जो बोटल्स हैं जो फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रही हैं, जो जूस अगर प्रोड्यूस हो गया है या प्रोड्यूस हो रहा है, वहां पे कोई इंटेंशनली उसकी टेम्परिंग ना कर दे, उसमें कोई चीज ना डाल दे, कोई कंटेमिनेशन, इंटेंशनल कंटेमिनेशन जानबूझ के विद मलिशियस इंटेंट कुछ डाल ना दे, तो कंपनी उसको फिर टेस्ट के थ्रू कंट्रोल करती है। आई मीन दे कैन इंस्टॉल सिक्योरिटी कैमराज, दे कैन कंडक्ट रेगुलर चेक्स टू मेक श्योर के कोई भी प्रोडक्शन लाइन तक विदाउट अथॉरिटी वहां पे पहुंचे ना, मतलब कोई भी एम्प्लॉय है वो वहां पे प्रोडक्शन लाइन पे एमी बस विदाउट अथॉरिटी अथॉराइजेशन कोई वहां पे चला ना जाए। एंड दे इंस्टॉल सिक्योरिटी कैमरास टू मेक श्योर कि कोई ऐसा इंटेंशनली काम ना कर दे, उसकी कंटेमिनेशन ना कर दे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So these are basically threats that they can face. I mean, um, you can look at the slides. I mean, malicious contamination. आई थिंक यहाँ पे एक जो पॉइंट मेंशन है इकोनॉमिकली मोटिवेटेड अडल्ट्रेशन, आई डोंट एग्री विद दैट कि जो इकोनॉमिकली मोटिवेटेड अडल्ट्रेशन होती है वो वैसप के अंडर आती है, वो हम वैसप के थ्रू उसको कंट्रोल करते हैं। बाकी जो डिफरेंट चीजें हैं लाइक साइबर क्राइम है, एक्सटॉर्शन है, ये डिफरेंट चीजें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेट्स हैं, ये हम फेस कर सकते हैं कि हम टेस्ट के थ्रू कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट अप प्लीज। नो जैसे हमने
हैसप के बारे में पढ़ा। वी प्रीवियस स्लाइड प्लीज, प्रीवियस वन। जैसे हमने हैसप के बारे में पढ़ा कि हमारे पास हैसप जो है उसको बेसिकली अप्लाई करने का जो स्टेप्स हैं अप्लाई करने के वो कौन कौन से हैं, हमने उसके 7 प्रिंसिपल्स पढ़े। अब सेम द केस विद टेसअप। इसमें हम बेसिकली सबसे पहले थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे हमने हैसअप में हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उसके क्रिटिकल जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं वो देखे, फिर हमने उसको कंट्रोल करने के जो क्रिटिकल लिमिट्स सेट की। इसी तरह जो हम बेसिकली थ्रेट असेसमेंट जो कर रहे होते हैं उसमें हम थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं फूड प्रोडक्शन में, सप्लाई चेन में, जहां पे कोई इंटेंशनल कंटेमिनेशन विद मलिशियस इंटेंट। आई एम यूजिंग दैट वर्ड अगेन एंड अगेन। दिस वर्ड डिफरेंशिएट्स टेसअप फ्रॉम वेसअप। कोई अगर मेलिशियस इंटेंट, बैड इंटेंशन के साथ अगर कोई कंटेमिनेशन वहां इंटेंशनल कंटेमिनेशन कर देता है फूड प्रोडक्शन में, सप्लाई चेन में, तो वो पॉइंट्स देखते हैं जहां पे थ्रेट्स के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद वो मेजर्स जो है, कंट्रोल मेजर्स हैं, ताकि वो डेवलप करते हैं। अच्छा, हम अगर कोई थ्रेट के चांसेस हैं यहाँ पे, तो हम उसको किस तरह प्रिवेंट कर सकते हैं, उस थ्रेट को किस तरह उसको मिटिगेट कर सकते हैं। They just put control measures into action, and they are regularly checking to make sure that the control measures that they are being implemented there, they are effective. वो उसकी वेरिफिकेशन वैलिडेशन भी करते हैं, जैसे हम हैसप की इम्प्लीमेंटेशन करते हैं उसकी वेरिफिकेशन करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं कि अच्छा हैसप प्लान हमने इम्प्लीमेंट भी कर लिया है, बट वो इफेक्टिव भी है या नहीं। हैसप का बेसिकली पर्पज क्या है कि वो फूड सेफ्टी इंसिडेंट्स को रोकता है। इसी तरह जो टेसअप है उसको जो हम जिस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं वो उसको कंट्रोल कर रहा है या नहीं, वो इफेक्टिव है या नहीं। हम अगेन एंड अगेन जो कंट्रोल मेजर्स हैं इनको रिव्यू करते हैं रेगुलरली। अगर उसमें फॉर एग्जांपल हमें पता चले कि अच्छा दिस इज नॉट कंट्रोलिंग दैट आइडेंटिफाइड थ्रेट, हम उसको फिर अपडेट करते हैं। जो टेस्ट के प्रोसीजर्स हैं उसमें इम्प्लॉयज को ट्रेन किया जाता है उसको, ताकि वो रिस्क असेसमेंट की जो चेकलिस्ट बना सके, कहाँ कहाँ पे वो रिस्क उन्होंने देखा है या रिस्क असेसमेंट कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। ट्रेनिंग हैसब में भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, टेसब में भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है, वैसब में ही वैसे ही इम्पोर्टेंट है कि हम इम्प्लॉयज की जो ट्रेनिंग करें उनको पता होना चाहिए कि वैसब क्या है, रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है। सेम वी जस्ट हैव द रिकॉर्ड कि हमारे पास टेस्ट का प्रोसेस है, हम उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं, हमारे पास जो भी फाइंडिंग्स आई हैं, जो भी हमने उसमें चेंजेस की हैं, वो हमारे पास एक क्लियर हिस्ट्री हो, तो ताकि हम उसको रिव्यू कर सकें, उसकी बेसिस पे हम डिसीजंस ले सकें फर्दर। एंड अगेन लेट्स कंसिडर दैट in a dairy factory we can there can be the chances of potential threats. I mean, someone can contaminate milk supply, someone can contaminate the milk. So what could be the control measures? I mean, first one could be that you have restricted access to the processing area. हर कोई एम्प्लॉय ना वहां पे चला जाए, सप्लाई चेन का प्रॉपर रेगुलर चेक हो, स्टाफ की ट्रेनिंग हो, ताकि वो अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी को देख लें, आइडेंटिफाई कर लें, तो उसको उनको वो सपोर्ट कर सकें, राइट। एंड देन इन सब की डॉक्यूमेंटेशन भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नो, दिस इज वेसअप वुल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। सो बेसिकली इट इज अ मैनेजमेंट प्रोसेस जो हम डिजाइन करते हैं ताकि हम फूड सप्लाई चेन को फूड फ्रॉड से, डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस से बचाया जा सके इसको। अब एक क्वेश्चन आया हुआ था कि टेसअप फूड फ्रॉड होता है या वेसअप फूड फ्रॉड होता है। वेसअप इज बेसिकली फूड फ्रॉड एंड टेसअप इज फूड डिफेंस। कोई भी डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस हो सकती हैं वहां पे जो फूड की क्वालिटी को या फूड की ऑथेंटिसिटी को डैमेज करने के लिए जो भी प्रैक्टिसेस हैं उनको हम कंट्रोल करने के उनको कंट्रोल करते हैं, उसके लिए हम वैसप को यूज करते हैं। इट बेसिकली टारगेट एनी एक्टिविटीज लाइक इफ यू आर एडिंग चीप इंग्रेडिएंट और यू आर जस्ट रिप्लेसिंग high quality ingredients in the product with the cheaper ones to make more money.
So one more basic difference between Vaccp and Taccp is Vaccp is to control intentional contamination that is done for economically, that is basically for economically motivation, to gain more money, to gain more profit. So just imagine a company that sells olive oil. So there could be the chances of contamination of olive oil. So they will control it by how they will control by HACCP. They will identify risks such as possibility of suppliers that can mix olive oil with cheaper oils. So they would make sure that they have approved suppliers, and they would then implement checks to verify authenticity of olive oil that they are receiving. Next slide, please. नेक्स्ट अप प्लीज। अब जो फूड फ्रॉड्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कोई भी इंग्रेडिएंट है लो क्वालिटी का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। कोई भी लो क्वालिटी का इंग्रेडिएंट है वो अगर डाला जा रहा है, या फिर जो फूड है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो कुछ और हैं, बट उसकी लेबलिंग कुछ और की हुई है, उसकी मिस ब्रांडिंग हुई है, मिस लेबलिंग हुई है फूड पैकेजिंग पे, फूड लेबल पे, तो उन सबको हम कंट्रोल वैसे के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट अप प्लीज, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। मिस सदफ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब वुल्नरेबिलिटी का मतलब क्या है कि अगर कोई भी हमारा जो फूड है, फूड फ्रॉड है, कोई भी फूड है, तो उसके फूड फ्रॉड के कितना रिस्क है। आई मीन अगर कोई रिस्क है, तो हम उन गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं दैट नीड टू बी एड्रेस्ड टू प्रोटेक्ट पब्लिक हेल्थ। मिस सदफ, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, बेसिकली दीज आर फूड फ्रॉड एंड वुल्नरेबिलिटी जो मैं आपके साथ डिस्कस कर दी है। नेक्स्ट स्लाइड। So these are just types of food fraud. I mean, जैसे मिसलेबलिंग हो सकती है, अगर कोई प्रोडक्ट है उसमें कुछ और है बाहर, उसकी मिसलेबलिंग हुई है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सिंथेटिक इंग्रेडिएंट है, वो हम ऑल दो कि वो अलाउ है, जो लॉज हैं, जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो उसको अलाउ करते हैं, हम प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, बट आपने उसमें इंग्रेडिएंट सिंथेटिक डाला है, लेकिन उसकी जो लेबलिंग है वो आप लिख रहे हैं कि इसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, सिंथेटिक इंग्रेडिएंट नहीं है, तो वो मिसलेबलिंग होगी अगेन। और अगर डाइल्यूशन की एग्जांपल ले लें, अब जैसे मिल्क है, मिल्क में अगर अडल्ट्रेशन कर दें, वो आई मीन वाटर डाल रहे हैं, कोई उसको फूड इंडस्ट्री है उसमें वाटर डाला जा रहा है, तो उसकी अडल्ट्रेशन कर रहे हैं, उसकी डाइल्यूशन कर रहे हैं जस्ट टू गेन मोर मनी। अब कोई भी सब्सटीट्यूशन है, कोई हाई क्वालिटी का इंग्रेडिएंट है, उसकी अगर वो उसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं वो लो क्वालिटी इंग्रेडिएंट के साथ, तो वो भी ऑब्वियसली जो वैसे के थ्रू उसको डिटेक्ट करेंगे, वैसे के थ्रू उसको हैंडल करेंगे। अब अच्छी क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स को यूज करने के बजाय अगर फॉर एग्जांपल फूड है जो खराब हो गई है या उसमें कोई कलर का मसला आ गया है, तो उसमें वो इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं ताकि उसको उसकी जो क्वालिटी है उसको छुपा सकें, राइट। तो कंसीलमेंट इसमें आ सकती है, इसलिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड फ्रॉड हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। So we have discussed these examples in the previous slide. Move on, please. मिसलेबलिंग को पढ़ लिया हमने, डाइल्यूशन को पढ़ लिया, सब्स्टिट्यूशन को पढ़ लिया। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज। नाउ दिस इज हाउ टू इम्प्लीमेंट वेसप। जैसे हमने हेसप को पढ़ा,
जैसे हमने टेस्ट को पढ़ा, इसी तरह हम वेसप को पढ़ेंगे कि उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। The same we are doing, we just start by analyzing potential risk of food fraud. सप्लाई चेन में कहाँ कहाँ पे जो फूड फ्रॉड, अगर कोई अडल्ट्रेशन कंटेमिनेशन कर सकता है, कहाँ कहाँ पे हो सकता है सप्लाई चेन में, हम उन एरियाज को आइडेंटिफाई करते हैं। और हम देखते हैं कि कौन कौन से सिग्निफिकेंट उसके उसका रिस्क भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पे कंटेमिनेशन हो सकती है, और वो क्या उसका इम्पैक्ट आ सकता है। अगर फूड प्रोडक्ट है तो उसमें वो क्या जो डैमेज है वो कॉज कर सकता है फूड के लिए, हम उसका रिस्क भी देखते हैं कि ये हाईली रिस्क है या इसका इतना रिस्क नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली फिर हम जो सप्लाई चेन में पॉइंट्स हमने देख लिए हैं उसको फिर हम कंट्रोल करते हैं, ताकि उसको अगर कोई कंटेमिनेशन हो गई है उसको प्रिवेंट किया जा सके, या जो फूड फ्रॉड के चांसेस हैं तो उसको डिटेक्ट किया जा सके। हमारे पास स्पेसिफिक प्रोसीजर्स होते हैं, टेक्नोलॉजीज होती हैं, जैसे उसको हम मॉनिटर कर सकें, अगर क्रिटिकली वहाँ पे पॉइंट्स हैं उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें और हम उसको मॉनिटर कर सकें। फॉर एग्जांपल अगर हम, जैसे हमने वेरिफिकेशन की उसकी पहले हैसब में टेस्ट में, हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं कि हम जो प्रोसीजर्स टेक्नोलॉजीज यूज कर रही हैं वो इफेक्टिव भी हैं या नहीं। अगेन अगर हम फॉर एग्जांपल मॉनिटरिंग हमने कर ली है, जैसे हमने हैसब में देखा, आई एम जस्ट कंपेयरिंग दिस विद हैसेट ताकि आपको अंदाजा हो सके कि इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है। कौन कौन से उसके हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि इसके जो उसके प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ मिलते जुलते हैं, वो इम्प्लीमेंटेशन की स्टेज पे हैं। हमने मॉनिटरिंग कर ली, अब हमें पता चला है कि किसी भी क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट पे कोई जो पॉइंट है, अगर फॉर एग्जांपल जो भी हमने एक्शन उसको कंट्रोल करने के लिए लिए हैं तो उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं कर रहे, तो हम उसके अकॉर्डिंग फिर फर्दर उसको मॉनिटर करने के बाद नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, रेगुलरली इसकी चेकिंग करते हैं। जैसे हमने वैसप की प्रॉपर टेस्टिंग की कि ये इफेक्टिव भी है या नहीं, इसी तरह हम वैसप के सिस्टम को भी बार बार जो रेगुलरली चेक भी कर रहे होते हैं, उसको देख भी रहते हैं कि ये इफेक्टिव है भी या नहीं। अगेन हम हैसप की जो इसका वैसप का रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं, जो भी हमारी फाइंडिंग्स एक्शंस जो भी हमने लिए, अगर हमने उसमें कोई चेंजेस की हैं तो हम उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखते हैं। For example, again, I will start with the example of fruit juice company industry, कि वो कैसे रिस्क को जो है, अगर अडल्ट्रेशन के वहाँ पे रिस्क है तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर जूस में वाटर ऐड कर सकते हैं, वाटर की अडल्ट्रेशन हो सकती है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे कि पहले तो जूस जहाँ से आ रहा है, इनकमिंग जो जूस है, रॉ जूस है, उसको देखते हैं, प्रोसीजर्स वहां पे लगाते हैं, कंट्रोल्स वहां पे लगाते हैं कि हम जो वाटर का कंटेंट है, रॉ मटेरियल जो हमारे पास आ रहा है, पल्प आ रही है, उसमें अगर वाटर कंटेंट चेक कर लिया जाए, उसके बाद फिर करेक्टिव एक्शंस रखते हैं। अगर डाइल्यूशन डिटेक्ट हो गई है, नहीं हुई तो ऑल एंड गुड, और वेल एंड गुड, जस्ट प्रोसीड विद द प्रोसेस। अगर वो वहां पे डिटेक्शन उन्होंने कर लिया, डाइल्यूशन है, देन दे जस्ट चूज करेक्टिव एक्शंस। रेगुलरली वो चेक करते हैं कि हमारा उनका सिस्टम वर्क कर रहा है या नहीं, ऑल द स्टेप्स आर बीइंग डॉक्यूमेंटेड, राइट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, दिस इज आवर लास्ट स्लाइड। सो बेसिकली जो हैसब के प्रिंसिपल्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, वो वेल डिफाइंड हैं एंड दे आर मोर क्लियरली आउटलाइंड। बट जो वैसप एंड टेसप हैं वो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे हैं। दे आर डीलिंग विद इंटेंशनल कंटेमिनेशन, बट ऑब्वियसली देयर फोकस पॉइंट वो डिफरेंट इश्यूज को वो टैकल कर रहे हैं, वो डिफरेंट है। हैसब वैसब और टेसब के ऑब्वियसली थ्रू अप्लाई करने के थ्रू हम एक कम्प्रिहेंसिव जो प्रोटेक्शन है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेमिनेशन है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं इनके थ्रू। आई हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ टाइम्स कि हैसब हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, वैसब टेसब हम किसके लिए यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली इनके जो फोकस पॉइंट्स हैं वो डिफरेंट है। जैसे हैसब है वो एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन अगर हो गई है, अनइंटेंशनल कंटेमिनेशन हो गई है, उसको जस्ट फॉर ब्रीफिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस स्लाइड्स, कि जो हैसप है उनको डील करता है। अगर टेसप एंड वैसप है वो इंटेंशनल थ्रेट्स को डील करता है, इंटेंशनल कंटेमिनेशन को डील करता है। अगर ये तमाम सिस्टम्स हैं प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हैं, प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड हैं, तो ऑब्वियसली आवर प्रोडक्ट्स विल बी सेफ एंड ट्रस्टवर्दी।
And let me finish this today's session with just one example कि जो हैसप है उसमें हम एक्सीडेंटल कंटेमिनेशन के डिफरेंट जो केसेस हैं चांसेस हैं उसको कंट्रोल करने के लिए करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक फूड सप्लाई चेन है, मिल्क इंडस्ट्री की बात कर लें, पास्चराइजेशन टेम्परेचर की बात कर लें या प्रोसेसिंग की बात कर लें, तो उसमें बैक्टीरियल कंटेमिनेशन होगी तो उसको ऑब्वियसली जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन है वो अनइंटेंशनल हो सकती है, केमिकल कंटेमिनेशन हो सकती है, उसको हैसप के थ्रू कंट्रोल करेंगे। बट अगर कोई सिक्योरिटी मेजर्स हैं, लाइक अगर मिल्क में कोई टेम्परिंग कर देता है, कोई हार्मफुल सब्सटेंस ऐड कर देता है जस्ट टू किल द रेपुटेशन ऑफ दैट इंडस्ट्री, तो उसको हम टेस्ट के थ्रू कंट्रोल करेंगे। बट अगर उसमें मिल्क की कोई अडल्ट्रेशन कर रहा है वाटर के साथ, कोई अडल्ट्रेशन प्रैक्टिसेस हैं, तो उसको हम कंट्रोल करने के लिए ऑब्वियसली रेसिप के थ्रू कंट्रोल करेंगे। So all of these steps are very important to ensure the safety of the food products. So this was the session. This was the contribution from my side. We have discussed in detail everything, but still, if you have any question, you want clarity on any point, now you can ask me. ओके, एक क्वेश्चन है कि जो बायोलॉजिकल लाइव इंसेक्ट अगर आ जाता है वो बायोलॉजिकल हैजर्ड होगा, और डेड इंसेक्ट आ जाए या एग्स ऑफ इंसेक्ट्स आ जाएं तो वो फिजिकल हैजर्ड होगा। अच्छा, ये जो लाइव इंसेक्ट की, लेट मी जस्ट प्रोवाइड यू द रीजन कि इसकी बेसिकली रीजन क्या है कि हम एक लाइव इंसेक्ट को बायोलॉजिकल में कर रहे हैं कैटेगराइज, और जो दूसरा डेड इंसेक्ट है। बेसिकली जो लाइव इंसेक्ट है ऑब्वियसली वो अपने साथ एक माइक्रोबियल कंटेमिनेशन भी लेके आएगा ना, एक लाइव इंसेक्ट है तो ऑब्वियसली यस यू आर राइट कि वो बायोलॉजिकल, उसको हम बायोलॉजिकल हैजर्ड कंसिडर करेंगे। बट अगर इसका कोई पार्ट आ गया है बॉडी का, उसके विंग्स आ गए कुछ भी, तो उसको हम बायोलॉजिकल हैजर्ड, फिजिकल हैजर्ड में कंसिडर करेंगे। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। एंड मिस सदफ प्लीज अटेंडेंस लिंक भी शेयर कर दें सबके साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा क्वेश्चन है कि ना मतलब मैं वो टाइप कर रही थी तो वो ज़्यादा टाइप नहीं हो रहा। आप मुझे एक अच्छी एग्जांपल दे सकती हैं जहाँ पे हमें ये पता लगे कि वैसे पर टेस्ट को कौन कौन सी इंडस्ट्रीज जो है ना इम्प्लीमेंट हो रही है, क्योंकि एज फार एज आई एक्सपीरियंस मतलब जितने भी इंडस्ट्रीज जिनका मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, तो वहाँ पे जो होता है कि वो हैशटैग को डील करते हैं, मतलब हैशटैग के ऊपर बात करते हैं, उसका प्रॉपर सिस्टम रन कर रहे होते हैं और उसी को डील कर रहे होते हैं थ्रू प्रॉपर सिस्टम। मतलब हम उनको अगर बात करते हैं तो देखिए ना, दे आर टॉकिंग अबाउट हैशटैग हैशटैग एंड हैशटैग, नो बडी टॉक्स अबाउट वैसअप एंड हैशटैग। अच्छा मिस, आप दोबारा क्वेश्चन पूछ सकती हैं प्लीज? आपकी जो आवाज थी वो बहुत कम थी। मैम मैंने ये कहा है, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस यस, अब ठीक। मैं क्वेश्चन है कि मतलब आप कोई ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं इंडस्ट्री के लिहाज से या फिर किसी भी मतलब फूड चेन के लिहाज से, कि ऐसे एग्जांपल जहाँ पे आप ये बता सकें कि कहाँ कहाँ पे हम वेस्टअप और टेकअप को इम्प्लीमेंट करें, क्योंकि एज तक एज आई एक्सपीरियंस फिर ना मतलब इंडस्ट्रीज की भी जब हम बात करते हैं, जिन जिन जिस जगह पे मैंने एक्सपीरियंस किया ना, एटलीस्ट जिन जगहों पे, वहां पे ना जो ओनली टॉक अबाउट हैशटैग, उसका एक प्रॉपर सिस्टम भी होता है, यू नो उनका प्रॉपर वर्कशीट सिस्टम चल रहा होता है, वो प्रॉपर तरीके से ना
लेके चल रहे थे हैसप को, Yes, दे yes. डोंट I टॉक got, I अबाउट got, I got, I got it. I got it. दैट्स माय क्वेश्चन। Okay. You are saying कि जो जहाँ भी, जी जी, जो जहाँ भी प्रैक्टिसेस होती हैं वहां पे हम हैसप की बात करते हैं। तो बेसिकली जो